So now we are going to start the another session of USCPA comprehensive income segment. तो बेसिकली हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं. सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया रिटेन अर्निंग के बारे में, साथ साथ हमने डिस्कस किया नेट इनकम के बारे में. तो आज का लेक्चर और भी इंपॉर्टेंट, और अगर आपको शुरुआती दौर में समझ में आना शुरू हो रहा है, इट मींस दैट आप एक अच्छे लेवल को अचीव कर सकते हैं. सो ये सेगमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है स्टूडेंट को, लिटिल ट्रिकी, नॉट दैट मच ट्रिकी है. छोटा सा ही लेक्चर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, बट आज हम इसके ना कुछ सैंपल बेसिस पे क्वेश्चन भी करेंगे. तो पहले हम समझे कि सर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. मुझे पूरा श्योर है कि आप में से किसी भी स्टूडेंट ने, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट क्यों ना हो या ग्रेजुएट एमबीए एमकॉम, आपने ये वर्ड इंडियन अकाउंटेंसी में कम सुना होगा अपने कॉलेज गोइंग ड्यूरेशन में. सुना है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वर्ड? इंडिया में पढ़ा है कहीं? नहीं पढ़ा है ना. सो अब आपने जो चीज नहीं पढ़ी है उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंटिव होना पड़ेगा. तो हम बहुत ही स्लो चलेंगे, बहुत ओवर स्लो चलेंगे आज के लेक्चर में, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है. देखिए नाम के साथ में लिखा कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का नाम से ही आपके दिमाग में एक वर्ड आ जाना चाहिए. जितने भी प्रकार की इनकम होगी ना वो इसके अंदर आ जाएगी. कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सर चाहे रियलाइज गेन हो, चाहे अनरियलाइज गेन हो, चाहे हमें किसी भी प्रकार की इनकम, कोई अर्थक्वेक आ गया, यूजुअल अनयूजुअल, व्हाटएवर काइंड ऑफ इनकम, इस सेगमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे. तो आप कभी भी कंफ्यूज हो जाएं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो मेरा शुरू वर्ड याद रखना, सर ने बोला था, एम्फेसिस दिया था कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब जिसको भी आप इनकम मानते हो वो इस स्टेटमेंट में डेफिनेटली आएगी. तो यूएस गैप के अकॉर्डिंग कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मीनिंग क्या होता है, वो डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज मैंने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सारे. तो मैं आपको इवन ये भी बता दूंगा कि इस लाइन से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़िए. कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इंक्लूड्स all the changes in equity, all the changes of equity of business during the period except those from investment and distribution to the owner, full stop. मतलब कि एक लाइन के ऊपर आपको फोकस करना है. वो बोलना चाहते हैं कि इक्विटी में किया गया हर चेंज कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है. अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन को पढ़ें, चेंजेस इन इक्विटी इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और साथ में लिख दिया एक्सेप्ट ट्रांजेक्शन विद द ओनर्स. ट्रांजेक्शन के अलावा उन्होंने, ट्रांजेक्शन से ज्यादा उन्होंने फोकस किया पेमेंट टू ओनर्स और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर्स. ये वर्ड लिखा है. तो इस वर्ड को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सारी इनकम आ जाती है, और डेफिनेशन क्या बोलती है, ऑल द चेंजेस इन इक्विटी. तो इक्विटी का मतलब आपको डे वन पे पता था बेटा, पता है ना, डे वन पे बता दिया था मैंने आपको पहली क्लास में इक्विटी का मीनिंग. तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है देखा जाए तो. वो क्या लिख रहा है, ऑल द चेंजेस इन इक्विटी एक्सेप्ट पेमेंट टू ओनर और कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर्स. मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि नेट असेट्स में अगर कोई भी चेंज हुआ वो आपका किस में आ जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कंसीडर हो जाएगा. किस में कंसीडर हो जाएगा सर, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप बताएंगे इसका आंसर. ये ट्रिकी क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं आपसे. मेरे पास 2022 में फिक्स्ड एसेट्स थी और ये 2023 है ना. 40,000 यहां लिख दिया, यहां लिख दिया 60,000. यहां सर लायबिलिटी लिख दिया आपने,
लायबिलिटी लिख दिया। मेरे पास लायबिलिटी में क्रेडिटर्स थे। क्रेडिटर्स थे शुरू में 20,000 के थे 2022 में, और 2023 में थे आपके 25,000। उसके बाद हमारे पास कॉमन शेयर थे। मैं थोड़ा सा ना इसको यहां लिख देता हूं। कॉमन शेयर थे 10,000, यहां आपके पास हो गए 15,000। और एक डेटर्स भी लिख देता हूं मैं। शुरू में थे 70,000, यहां थे आपकी 1,20,000। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चेंजेस इन इक्विटी। आपको दो चीजों बताना, ये बात सीखना पड़ेगी आपको, डेप्थ में जाना है तो, और थोड़ा सा लाइव क्लास में पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा। चेंजेस इन इक्विटी बताना है आपको, और एक बताना है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करूंगा बिकॉज मुझे पता है आप लोग टाइम लेंगे, तो वो रिकॉर्डिंग में ना, वो आपका समय रिकॉर्ड ना हो, है ना। क्वेश्चंस आपको साफ अच्छे से समझ में आना चाहिए कि सर 2022 में फिक्स्ड एसेट 40,000 थी, 2023 में 60 हो गई, डेटर्स थे 70, इधर हो गया 120, क्रेडिटर्स 20,000 थे, इधर 25,000, कॉमन शेयर 10 से 15 हो गया। चेंजेस इन इक्विटी कितना और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितना, आपको आंसर देना है। यू कैन टेक योर टाइम, एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स आप ले सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट क्लास में कुछ स्टूडेंट ने ठीक दिया है, बाकी कुछ ने गलत दिया है, तो समझते हैं। सर सबसे पहले इक्विटी का मतलब होता है नेट एसेट। नेट एसेट का क्या मतलब होता है? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, यही समझाया है। तो सर सीधा यहां से टोटल लगा लेते हैं, तो 40 और 70 ये 1,10,000, ये कितना 180 है ना। 40 70 110 और 60 120 180। और लायबिलिटी की बात कर रहा हूं, केवल लायबिलिटी की बात, तो लायबिलिटी ये लायबिलिटी नहीं है, ध्यान रखना, है ना। लायबिलिटी, तो लायबिलिटी केवल 20 और 25 है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं आपके सामने कि सर 1/10 से 1,10,000 आपकी एसेट्स थी 2022 में, और लायबिलिटी कितनी थी? 20 थी। तो यहां लेस कर दें लायबिलिटी। हाँ सर लेस कर दो, -20। उधर कितनी थी सर? -25। तो सर 110 -20 करें तो 90 होता है, और 180 -25 करें तो, थोड़ा सा मैथ्स वीक तो नहीं है बट अभी समझा रहे हैं, तो 150। तो 90 -155 कितना होता है? चेंजेस इन इक्विटी 65,000। क्या गणित दिक्कत थी इसमें? चेंजेस इन इक्विटी 65,000 है कि सर चेंजेस का मतलब आपने बोला नेट एसेट्स में जो भी चेंज आता है दैट इज कॉल्ड, लेकिन क्या हर प्रकार का चेंजेस कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है? उन्होंने बोला चेंजेस इन इक्विटीज कॉम्प्रिमाइज इनकम, बट एक्सेप्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दी ऑनर। ऑनर से कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है यहाँ पे? 10 से 15 हो रहा, मतलब 5,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑनर्स। तो मतलब अगर मैं 65 में से 5 हटा दूं तो 60,000 इज मेरा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या दिक्कत थी इसमें? किसको ये बात समझ में नहीं आई? अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात करूंगा यहां। अब अगर आप ये लेवल को अचीव नहीं करोगे और स्पीड में दिक्कत आएगी, तो बिलीव में आपको सीपीए करने में भी दिक्कत आएगी, ये भी फैक्ट है। और इसमें एक तो कई ऐसे स्टूडेंट भी आ गए हैं आज जो आईएफआरएस करते हैं, 1-2 स्टूडेंट दिख रहे हैं मुझे। मैं बार बार बोलता हूं, आप इंटरनेशनल कोर्सेज में आपको आपका लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा पहले डे पे? नहीं पढ़ा क्या? आप बताइए, बेझिझक बोल सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं सर आपने हमको आज तक नहीं बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी, या आपने हमको बताया ही नहीं कि नेट एसेट्स क्या होती है। अगर मैंने नहीं भी बताया होता तो भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ अपग्रेड कर रहे हैं यूएस सीपीए, आपको अपस्किल करना पड़ेगा। आपका जो ग्रेजुएशन का नॉलेज है
उसका अपस्केल करना पड़े। तो नेट एसेट्स कितना सिंपल क्वेश्चन था, और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स में गलत थे, अंकुर ठीक थे। तो ये लेवल आपको लेकर आना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप इन पॉइंट्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। आपको ये क्लिक होना चाहिए ना सर, नेट एसेट्स में चेंजेस आ रहे हैं। तो सर 65 चेंजेस कैसे हुआ है ना, 90 माइनस 55 65 आ गया। और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमने क्या बोला, अपार्ट फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दी ऑनर। तो अपार्ट फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑनर कितना है, 10 माइनस 15, 5 का है तो 5 वहां से हटा दिया तो 60,000 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो सर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की डेफिनेशन आपने समझाई, तो डेफिनेशन में क्या लिखा था, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इंक्लूड ऑल द चेंजेस इन द इक्विटी ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग ए पीरियड एक्सेप्ट दोस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द ऑनर। इट इंक्लूड्स ऑल द कंपोनेंट ऑफ नेट इनकम एंड ओसीआई। तो मतलब अगला पॉइंट सर हमें यह भी ध्यान रखना है कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब दोनों प्रकार की इनकम होती है। दोनों प्रकार की इनकम मतलब जो हम यहां लिखा है नेट इनकम प्लस ओसीआई, नेट इनकम प्लस ओसीआई। और नेट इनकम ओसीआई में कौन से प्रॉफिट्स आते हैं, ऐसे प्रॉफिट जो अनरियलाइज्ड हो, जो आपने भी एक्चुअल में रियलाइज नहीं किया हो। इसका भी एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं, डे 1 पे कनेक्टेड है। बहुत सारी जगह आपको कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, नेट इनकम, ओसीआई का डिस्कशन, मतलब आपका नॉलेज काम आएगा। येट टू बी रियलाइज, अनरियलाइज प्रॉफिट मैंने एग्जांपल दिया था आपको, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। और प्रीवियस एग्जांपल, प्रीवियस डे का क्लासेस अगर आप पढ़ें जिसमें मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बताया, तो वहां पर भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हमने 50,000 की होल्ड कर रखी है और उसकी वैल्यू अगर 60,000 हो गई, 10,000 हमारा इंक्रीमेंट हो गया, दिस इज अनरियलाइज प्रॉफिट विच कम्स टू ओसीआई। कितना मिनट पड़ा सर, 20 मिनट, 22 मिनट लगा दिए मैंने आपको पूरा ओवरऑल इस, बिलीव मी मैं 2 मिनट में समझा सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग स्ट्रगल करते, ये 2 मिनट्स को मैंने 20 मिनट्स में समझाया। अब आपको ये समझ आने के बाद आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते, वो भी मैं चेक करना चाहूंगा। तो हम कुछ एमसीक्यू करेंगे। चलिए क्वेश्चन को तो हम करेंगे जब तक अभी वो सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। सो सर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब आपने हमें समझा दिया कि नेट इनकम प्लस ओसीआई। तो थ्योरी में डेफिनेशन मेंशन करके दी है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज द टोटल ऑफ द कंपनीज नेट इनकम as recorded in the income statement and unrealized income that is not included in the income statement but recorded in the statement of comprehensive income। तो सर हम एक बात ध्यान रखें कि आप बार बार बोल रहे हैं कि ओसीआई प्लस नेट इनकम इज इक्वल टू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, है ना, इसके ऊपर आप बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। ओसीआई प्लस नेट इनकम इज इक्वल टू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन क्वेश्चन करते समय मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट ब्लैंक हो जाते हैं यहां पे। कौशल अभी आपका डाउट लेते हैं, ऑनर्स कंट्रीब्यूशन लेस करेंगे और ऑनर का पेमेंट ऐड करेंगे, वो अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूं, वो अलग आपने टॉपिक छेड़ दिया है। तो सर अभी हमको समझ में आ गया कि ओसीआई प्लस नेट इनकम, मैंने एक बहुत बड़े अक्षर में यहां पर आपको एक इमोजी बना के ये लिख दिया है कि आप भूल ना जाना इस बात को। एमसीक्यू करते समय ये इमोजी आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ने येलो करके अक्षर में लिख दिया था, ओसीआई इंक्लूड ऑल आइटम ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नॉट इंक्लूडेड इन द नेट इनकम। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो चीज नेट इनकम में नहीं आती लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आ सकती है। नेट इनकम में कभी भी ओसीआई नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, 3 बार बोला, नेट इनकम में ओसीआई नहीं आता, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ओसीआई भी आता है। तो क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते समय आप देखना, मैं अभी आपसे करा रहा हूं थोड़ी देर में, कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, वो ध्यान से पढ़ना है। वो नेट इनकम पूछ रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पूछ रहा है, या केवल ओसीआई पूछ रहा है। स्टूडेंट क्वेश्चन करते समय इस बात को भूल जाते कि यार क्वेश्चन क्या हमसे ओसीआई पूछ रहा है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, मतलब दे आर आस्किंग ओनली अनरियलाइज्ड गेन। क्या वो हमसे नेट इनकम पूछ रहा है, इट मींस दैट दे आर आस्किंग ओनली रियलाइज गेन अपार्ट फ्रॉम ओसीआई। और अगर कॉम्प्रिहेंसिव पूछ रहा मतलब दोनों,
तो एमसीक्यू करते समय इस इमोजी को याद रख लेना कि यहां पर सर एक्स्ट्रा फोकस करने की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी। आगे बढ़े। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओसीआई? तो ओसीआई अनरियलाइज है, लेकिन सारे अनरियलाइज हैं क्या? तो सारे अनरियलाइज गेन नहीं आते ओसीआई में, कुछ स्पेसिफिक आते हैं, लिस्ट दी हुई है। सबसे पहला, अनरियलाइज होल्डिंग गेन एंड लॉसेस ऑन अवेलेबल फॉर सेल ऑफ डेट सिक्योरिटीज। मतलब सर अगर मैंने किसी कंपनी के में इन्वेस्टमेंट किया और बॉन्ड खरीदे उस कंपनी के, और वो अवेलेबल फॉर सेल क्लासिफाई, आने वाले समय में स्टडी यूनिट 5 पे पढ़ेंगे हम, अगर वो अवेलेबल फॉर सेल है कि हम उसको फ्यूचर में बेचने वाले हैं, तो पूरा फोकस किसके ऊपर है? डेट के ऊपर। चलिए आप लोगों से पूछूं, अगर अनरियलाइज होल्डिंग गेन है और वो इक्विटी सिक्योरिटी पे, तो कहां आएगा? उसको कहां लिखोगे आप लोग? अगर वो इक्विटी में होगा तो अनरियलाइज है वो भी, कहां लिखेंगे? इतना क्यों सोच रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है कि नेट कट गया है? सर अनरियलाइज है तो सुक्रजीत मंडल चेंजेस इन इक्विटी में नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे हम नेट इनकम में। कहां लिखेंगे? नेट इनकम के अंदर क्या करेंगे? हम क्लासिफाई करेंगे। तो ये बात आपको क्या करनी पड़ेगी? ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरा, गेन एंड लॉसेस ऑन द डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव्स में भी कौन सा? कैश फ्लो हेज। कितने लोगों के लिए डेरिवेटिव्स वर्ड नया है? डेरिवेटिव्स वर्ड कितने लोगों के लिए नया है? जरा यहां लिख देना कि सर हमारे लिए नया है कोई क्लास में ऐसा जिसको डेरिवेटिव्स नहीं पता हो? अगर नहीं भी पता है तो बेटा अभी डेरिवेटिव्स का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें समझाएंगे। और जो यूएस गैप की भी क्लासेस के साथ में आईएफआरएस भी पढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में मैंने आपको एक बात बताई थी, कैश फ्लो हेज समझा के आ रहा हूं जस्ट 2 to 3 days बैक। तो अगर कोई भी गेन डेरिवेटिव्स में होता है और वो कैश फ्लो हेज है, अभी सर ये कैश फ्लो हेज क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा सकते, डेरिवेटिव चैप्टर नहीं शुरू हुआ। उसको हम कहां पर लिखेंगे? ओसीआई में। उसके बाद ये भी एक चेंजेस इन फेयर वैल्यू एट्रीब्यूटेबल टू इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक क्रेडिट रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज। अब कोई फाइनेंशियल लायबिलिटीज है जो कि क्रेडिट रिस्क से रिलेटेड है, अगर उसकी फेयर वैल्यू में चेंज आता है, ऐसा सोचो आपने किंगफिशर में इन्वेस्टमेंट किया है, तो किंगफिशर ने तो लोन में बहुत ज्यादा डिफॉल्ट कर दिए, तो बहुत ज्यादा डिफॉल्ट कर दिए तो उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है? बहुत डाउन जा रही होगी। तो वो एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी से रिलेटेड रिस्क है, इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक रिस्क है, तो उसका भी अनरियलाइज्ड लॉस जो होगा वो कहां पर आ जाएगा? ओसीआई में आ जाएगा। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज का मैं आपको समझा के आ रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी पहले दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा है। और नेट ऑफ टैक्स दिखाना होगा उसको, कैसे दिखाना होगा? तो केवल सर इतने नाम याद रखना है, अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन ऑन अवेलेबल फॉर सेल डेट सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स, कैश फ्लो हेज, क्रेडिट रिस्क, चेंज इन फेयर वैल्यू एट्रीब्यूटेबल टू इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक क्रेडिट रिस्क। उसके बाद आपने फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के बारे में बताया, और ये जितने भी अनरियलाइज लॉस या गेन होंगे इसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? ओसीआई के अंदर ट्रांसफर कर। तो ये हमने डिस्कस किया कि सर ओसीआई में क्या आता है और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में किसको कंसीडर करते हैं, ये बात हम क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बढ़े सर। सिंगल स्टेटमेंट, अब ओसीआई और नेट इनकम जो दोनों है वो किस में आते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, उसके दो फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन है, सिंगल स्टेटमेंट। अब मैं आपको अगर इस स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करने को दूं तो आप इसमें क्या पॉइंट नोटिस कर रहे हैं? कुछ बात नोटिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप? और वो जो नोटिस कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में मेंशन करना है कि सर अगर हमने इन चीजों को देखा तो हमने ये ऑब्जर्व किया।
ऑब्जर्वेशन भी आना चाहिए आपको सेल्फ रीडिंग करते समय। क्या ऐसी स्पेसिफिक बात आप यहां पे नोटिस कर रहे हैं? कुछ नोटिस भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक स्टूडेंट लिख रहे सर ये हम नोटिस कर रहे हैं कि इसमें मिलियंस में डेटा लिखा हुआ है। नहीं बेटा, वही सिर्फ नोटिस नहीं करना, नोटिस करने के लिए बहुत सारी चीज बहुत सारे लोग नोटिस कर लेते हैं ना। जैसे मैं मजाक में बोलता हूँ, चांद में कुछ लोग दाग नोटिस कर लेते हैं, कुछ लोग उसमें ब्यूटी नोटिस कर लेते हैं। हम्म। अब वो अपना अपना परसेप्शन है कि आपको क्या ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है यहां से कि सर ये नेट इनकम यहाँ पे खत्म हो गई। उसके बाद ओसीआई शुरू हो गई, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट, अनरियलाइज होल्डिंग गेन, रिक्लासिफिकेशन गेन फ्रॉम एओसीआई, लॉस ऑन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो आइटम्स थी ये सारी की सारी क्या थी? अदर कॉम्प्रिहेंसिव थी। अदर और नेट इनकम मिलाकर बना कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। लेकिन यहां पर एक ही स्टेटमेंट बना जिसके अंदर दोनों चीजें आ गई हैं। इट इज ए कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी बात के ऊपर है। कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट को बोलते हैं सिंगल स्टेटमेंट, जिसके अंदर रेवेन्यू माइनस, देखो आपने क्या किया, रेवेन्यू एंड गेन। तो रेवेन्यू एंड गेन को जब आपने यहां पे लिखा, उस जब आपने यहां बनाया लॉसेस इनकम नेट इनकम, तो वो सारी चीजें किस आ गई? नेट इनकम। और नेट इनकम के नीचे आपने यहां पे क्या मेंशन कर दिया है? तो इसको हम बोले एक ही स्टेटमेंट के अंदर जब दोनों आ जाए। और दूसरा दूसरा स्टेटमेंट है टू स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन। अब इसमें और उसमें क्या फर्क है? ये है वो दूसरा स्टेटमेंट, यहां से ये इतना वाला है केवल, टू स्टेटमेंट। मतलब सर एक स्टेटमेंट अलग से बनाया होगा, ये अलग से बनेगा जिसमें सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग नेट इनकम माइनस किया। और वो नेट इनकम इस स्टेटमेंट में, देखो इसका नाम क्या, इनकम स्टेटमेंट बनाई, बड़े ध्यान से समझना, इनकम स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट अलग अलग है। वो आपको एक जैसे दिख रहा है, वो कंटिन्यूस नहीं है। ऊपर देखो नाम लिखा वीजी गिल इनकॉर्प वी गिल, और यहां देखो यहां पे खत्म हो गया नेट इनकम, और यही नेट इनकम उठा के इस स्टेटमेंट में आ गई। क्या डिफरेंस नोट किया आपने? सर ये डिफरेंस नोट किया कि टू स्टेटमेंट अप्रोच में इनकम स्टेटमेंट अलग से बनाया जाता है और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट अलग बनाया जाता है। ये डिफरेंस है टू स्टेटमेंट और सिंगल में। सर एक ही स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसके अंदर ओसीआई भी लिख देते हैं और जिसके अंदर हम नेट इनकम भी लिख देते हैं। और मैं आपको बोल रहा हूं 2 से 3 सिमुलेशंस दिए हुए हैं ऐसे। अब मैं आप लोगों से अगर 2-3 बातें पूछूं, 2-3 बातें, अगर आपकी मास्टरी इसमें आ गई है इतने पॉइंट में, ओसीआई, नेट इनकम, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, डिसकॉन्टिन्यू ऑपरेशन, retained earning, changes in equity, continue operation। अगर इनमें आपकी मास्टरी आ गई है और एक अनयूजुअल आइटम, अगर आप में
इनकी मास्टरी आ गई। मास्टरी मतलब मास्टरी, कोई डाउट ही नहीं है सर, कुछ भी पूछ लो, हम 100% कॉन्फिडेंट है इस बात के ऊपर। तो मैं आपसे बोल रहा हूं, आपने 10% स्कोर, 10 तो ज्यादा हो जाएगा, 7% सीपीए में स्कोर कर लिया। आपको 75 चाहिए ना, 7 नंबर आपको आ गए, गारंटी दे रहा हूं मैं, लिख के ले जाओ कागज में। 7, 67 के लिए स्ट्रगल करना है। सर कैसे प्रूफ होगा कि ये सारी चीजें आ गई हैं? उसके लिए आपको मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन करने पड़ेंगे, मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन एट ए वन गो। सर ये मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन एट ए वन गो क्या होता है, मैं अब आपको सॉफ्टवेयर के अंदर समझाऊंगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा मैं 1 सेकेंड मीटिंग को पॉज कर रहा हूं। तो अब सर ये मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन कैसे करेंगे? यहां से उठाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम, यहां से उठाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यहां से उठाएंगे, अभी ये नहीं समझा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस नहीं, ये अगले अगले इसमें आएगा। लेकिन आज जो हमने पढ़ा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ इनकम, ये 2 चीजें हम समझ चुके हैं, तो अभी मैं पहले इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 21 क्वेश्चन दिए, और जो मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया है तो ये 21 के 20 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए विथ लॉजिक, विथ लॉजिक। चलिए अभी एक, अब भी थोड़ी देर 30 सेकंड पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, आंसर देना है सभी को। A full set of general purpose financial statement is presented, comprehensive income and its component कैसे प्रेजेंट किया जाता है? अपीयर एज ए पार्ट ऑफ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, आउटप्लेड कर दो, अपीयर ओनली इन द सप्लीमेंट शेड्यूल, लास्ट में सर कंफ्यूजन लग रहा है क्या इसमें अंदर, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बी और डी में कंफ्यूजन हो गया होगा आपको, लेकिन मेजॉरिटी डी में है। तो सीधे बताया सर, कॉम्प्रिहेंसिव में बड़े अक्षर में ओसी भी है, देखो ये अदर भी लिखते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव बस। तो ठीक है, तो बहुत सरल क्वेश्चन था। अब मैं आपको बोल रहा था कि क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान देखना वो पूछते क्या है, यहां क्या पूछा है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो आपका फोकस होना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के ऊपर। और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सर किसी भी प्रकार की इनकम, सब आता है, तो सब आता है, तो दिमाग लगा लेना इस क्वेश्चन में, सब आता है सब। अब इतना जरूर ध्यान रखना, कोई लॉस है तो वो माइनस होगा, नहीं तो सबको ही जोड़ दो पता चले। एक स्टूडेंट ने बोला था सर सबको ही जोड़ देता हूं उठा के, अब क्या क्वेश्चन में कहीं लॉस तो नहीं दे दिया है? और मुझे उम्मीद है इसमें भी बच्चे गलती करेंगे, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि क्वेश्चन में नेट इनकम दे रखी है। आई एम वेरी मच श्योर क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, मैं डैम श्योर हूं। और फिर मैं बताऊंगा कि वाई गुड रीडिंग स्किल इज रिक्वायर्ड। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा अगर क्लास में इसका अगर 90% बच्चों ने इसका आंसर नहीं दिया तो, सच में नहीं बढ़ूंगा आज मैं आगे, कसम खा ली आज मैंने। अब देखो क्लास में सीए स्टूडेंट कई बार बैठे होते तो वो फटाफट आंसर दे देते, उन्हें क्लिक कर लिया सर ने, हिंट दी नेट इनकम, हिंट दी थी मैंने आपको नेट इनकम बोल के, देखो आने शुरू हो गए सबके गलत। अब सर क्वेश्चन में नेट इनकम लिखा है, नेट इनकम, नेट इनकम ऑलरेडी दी रखी 4 लाख, तो क्या ये इनफ्रीक्वेंट इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं, ये बात बहुत कम सोच पाएंगे। देखो क्लास में आलोक राज ने बी लिख दिया, सुजीत ने लिख दिया ए, कौशल ने लिख दिया डी। अब डी इस सेंस में इस क्वेश्चन के लिए लिखा है या पिछले क्वेश्चन के लिए लिखा था वो मुझे नहीं पता है, तो इसमें जरा अमाउंट लिखो बेटा, बिकॉज आई वांट टू चेक इट आउट, अमाउंट है ना, ए बी सी डी मत लिखना, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी आप लोगों ने डी आंसर बोला था, तो हो सकता है मुझे कंफ्यूजन हो जाए कि आप अमाउंट लिखो जरा। सर सीधी बात है, इस क्वेश्चन में नेट इनकम दी है, नेट इनकम, तो इसका मतलब उसमें ये 50,000 ऑलरेडी इनकम होगा ना, क्योंकि नेट इनकम है तो मतलब गेन ऑलरेडी इंक्लूड है। अब ये बात सोचना लॉजिक से पड़ेगा, तो ये ऑलरेडी इंक्लूड है।
सर ये फॉरेन करेंसी इंक्लूड है क्या? नहीं होगा बेटा, क्योंकि नेट इनकम में ओसीआई का अमाउंट नहीं आता। तो 4 और 1 5, 5 और 20, 520 होना चाहिए आंसर। 570 सबने उठा के सबको जोड़ मारा, कई बच्चों ने 570 जोड़ दिया। क्यों? ये जो 570 जोड़ने वाले हैं बेटा, आपको यही नहीं पता कि नेट इनकम लिखा है, तो इसका मतलब इसके अंदर ये ऑलरेडी इंक्लूड होगा ना। और ये ऑलरेडी कंटिन्यू का पार्ट है। तो सर इनफ्रीक्वेंट है तो क्या हुआ? वो नेट इनकम का कैलकुलेशन करते समय ऑलरेडी इंक्लूड है, तो 4 लाख में अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। सर इसको क्यों नहीं जोड़ा बेटा? ये क्या है? अनरियलाइज गेन है, फॉरेन करेंसी, ये ओसीआई का पार्ट है। और हमसे पूछ रहे थे कॉम्प्रिहेंसिव, तो कॉम्प्रिहेंसिव में दोनों आता है, 4 + 1 5 लाख, 5 लाख + 1 520। अब मुझे बताओ कितने स्टूडेंट को ये पहले से पता था कि नेट इनकम में वो जुड़ा हुआ है? इस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। ये बात कोई बहुत नई नहीं है, लेकिन स्टूडेंट नहीं सोच पाते। ये लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी है, ये इतनी इंटेलिजेंसी आपको लिखनी पड़ेगी। देखो क्लास में बच्चे गलत थे, और अब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ो। चलो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते साइज। बात एक्सप्लेनेशन की नहीं, पढ़ो जरा एक्सप्लेन। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा है। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इंक्लूड ऑल द चेंजेस इन द इक्विटी of the business entity except those changes resulting from investment by owner and distribution to the owners. Comprehensive income include 2 major categories. Net income हो तो वही बकवास थ्योरी लिख दी, वो काम की नहीं थी। ये लाइन थी। अब कई बार स्टूडेंट क्या है ना, जब मुझसे डाउट पूछते हैं तो मेरे को थोड़ा सा ये आता है कि वो है ना फोटो खींच देते इसकी, बोले सर एक्सप्लेन दिस। आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन दिस, लेकिन आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा ना, कि आपको सर ये बात क्यों नहीं समझ में आई कि नेट इनकम इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड थी। ये समझ में, ये लेवल आपको लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में नेट इनकम लिखा है। तो नेट इनकम का मतलब होता है कि ऑलरेडी उसमें इनफ्रीक्वेंट आइटम इंक्लूडेड है। तो हर चीज को नहीं, आपको जब घर पे सॉल्यूशन पढ़ते हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज काम की थी। विच ऑफ, अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, हाँ ये तो सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब हाउ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज रिपोर्टेड? अभी पढ़ा 30 सेकंड पहले। It must be reported two separate but consecutive statement or in one continuous statement. बनाया था ना 2 स्टेटमेंट और एक। अब क्यों जरूरत पड़ेगी इसको आपको पढ़ने की? कोई रीड करने की जरूरत है कि आपको पता है, सर ने बताया था कॉन्टिन्यूस बताया था एग्जाम्पल। तो थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। 40%, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 40% आ जाएंगे। ये क्वेश्चन अगेन आपका टेस्ट ऑफ कैरेक्टर है, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको आना चाहिए। सॉल्व दिस। अगेन पूछ रहा है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। चलिए क्लास में सभी बच्चे ठीक दिख रहे हैं मुझे। 140 सर, सीधी बात है। 8 लाख माइनस 6 लाख 2 लाख ग्रॉस प्रॉफिट। 2 लाख 2 में से 90 किया, 110 आपका नेट प्रॉफिट। और पूछा है कॉम्प्रिहेंसिव, इसका मतलब ये भी आ जाएगी ओसीआई। तो 110 + 30 140 करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको थोड़े से आना चाहिए। 1 2 3 थ्योरी क्वेश्चन।
अच्छा, एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ऐसे थ्योरी प्रकार के क्वेश्चंस बहुत सारे। 40%। स्ट्रगल असली 35 के लिए है बस। Which of the following are acceptable formats of reporting comprehensive income? In one continuous financial statement, in statement of changes in equity, in a separate statement of net income, in two separate but consecutive. अब बात ही खत्म हो गई सर, इतनी स्लो पढ़ दिया आपने कि मेजोरिटी तो यही समझ गए कि वन और डी की बात हो रही है। तो जो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपने मेरे लेक्चर को अच्छे से समझना है, बस जान लगा के पढ़ाते हैं हम। चाहे आप रिकॉर्डेड ले चाहे लाइव ले, उसमें भी ऐसे ही पढ़ाया। इसमें कुछ ज्यादा स्लो है, और भी स्लो है, पर इतना स्लो से काम नहीं चलेगा, ऐसे कोर्स को फास्ट करना पड़ेगा। थ्योरी क्वेश्चन। ओसीआई इंक्लूड्स, ओसीआई, ओसीआई सर ट्रेडिंग तो हो नहीं सकता, ये तो गलत है, ये बाहर करो। अब तीन में से देखना है। डिस्पोजल ऑफ सेगमेंट, ये भी नहीं हो सकता, बी बचा, ए और सी। गेन एंड लॉसेस, सर्टेन डेरिवेटिव है। फॉरेन करेंसी, ये सर आपने वो सर्टेन वर्ड बताया था जिसमें आपने कैश फ्लो था, तो इतने में सोच के कई बच्चों को याद आ जाना चाहिए क्योंकि सर्टेन लिखा था। तो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। अगेन एक और थ्योरी क्वेश्चन, ये नॉट वर्ड के ऊपर बड़े ध्यान देना। नॉट क्लासिफाइड क्या नहीं आएगा? मतलब 5 सेकंड का आंसर है ये। मैं होता तो पहले ऑप्शन के बाद दूसरा पढ़ता ही नहीं। दूसरा पढ़ना क्राइम है, क्राइम। क्यों सर? क्योंकि डेट की तो बात ही नहीं हो रही थी कहीं ओसीआई में। नॉट इनफ्रीक्वेंट ऑकरेंस गेन फ्रॉम एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ डेट, नॉट लिखा तो बाकी क्यों पढ़ूं? एग्जाम में भी ऐसा होगा, कुछ क्वेश्चन से टाइम चुराना पड़ेगा, कुछ में इसको देना पड़ेगा। ये हैबिट, इसीलिए तो मैं आपको आज क्वेश्चन, मैं आपको एमसीक्यूज क्यों करा रहा हूं, बिकॉज आपको मेरी प्रोफेशनल अप्रोच पता चले कि ये लेवल पे आपको पहुंचना, इफ यू रियली वांट टू बिकम ए सीपीए। अगेन थ्योरी क्वेश्चन, इजिएस्ट क्वेश्चन। मुझे इसका आंसर सबसे चाहिए, मुझे पता है क्लास में कुछ बच्चे गलत करेंगे इसको, आई एम वेरी मच श्योर। मैं देखना चाहता हूं, कर दिया ना, बस यही बात मैं पिक करना चाह रहा था। कितनों को लगता है ए आंसर नहीं है? ए इज द रॉन्ग आंसर। सर ए आंसर नहीं है, कितनों को लगता है? मैं अजीब प्रकार का पोल कर रहा हूं इस बार आप लोग। पहले मैं लिख रहा हूं ए और अदर्स। मेरे को तो यही देखना है, जरा देना आंसर। देखो क्लास में बच्चे आ गए ऐसे जो अदर भी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। क्लास में 38% बच्चे ए बोल रहे हैं। अब मैं जानबूझ के ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज हो जाए, आपको डिसाइसिव होना है। सबको वोट डालना है बेटा। 75% ने वोट डाला, 25% सरकार किसी और की बनवा रहे हैं। बाकी कुछ अच्छे क्लास में हर बार ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं ना जो वोट नहीं डालते हैं।
42% जनता को लगता है कि ए ही आंसर है, और सरप्राइजिंगली 68% को लगता अदर से। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू रिपोर्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बेटा ए ही सही था, मैं जानता था। क्या आपको ये बात नहीं पता कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ओसीआई भी आता है, और ओसीआई इक्विटी सेक्शन में आता है। क्या सोचने की जरूरत थी इसमें? क्या बी हो सकता था? हो ही नहीं सकता था सर। सेपरेट के साथ साथ कंटिन्यू स्टेटमेंट भी होता, तो ये तो गलत हो गया। तो उसने क्या लिखा, सेपरेट स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड, तो फॉल्स है। कंटिन्यू स्टेटमेंट भी हो सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इंक्लूड मस्ट ऑल द चेंजेस इन द शेयर होल्डर इक्विटी, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सेप्ट शेयर होल्डर इक्विटी लिखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज रिपोर्ट इन द ईयर एंड स्टेटमेंट बट नॉट इन द इंटरिम स्टेटमेंट। ये कहां से लिखा है कि हम अगर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं बनाएंगे? इंटरिम का क्या मतलब होता है? बट ये जरूर लिखा है, एओसीआई इज रिपोर्टेड इन द इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। एओसीआई इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो उसका एक छोटा सा पॉइंट पूछ लिया उन्होंने कि एओसीआई कहां आएगी, इक्विटी में आता है। इक्विटी क्या होता है, डे 1 पे पढ़ा, इसीलिए तो ये चार्ट बनाया था कि आपको ये जो मैं ये मजाक थोड़ी कर रहा था कि अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो आप 100%, उसमें मैंने लिखा था कि पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको। और देखो 42% जनता ठीक थी, और इसमें ऐसे स्टूडेंट भी थे जिनसे मैं उम्मीद कर रहा था कि वो ये देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं दिया। तो यहां पर शब्दों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्या ध्यान से पढ़ना पड़ेगा सर? शब्दों को। लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हमने कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के को पूरी तरीके से पढ़ लिया। अब आपकी ड्यूटी ये होती है कि वो पूरे 21 क्वेश्चन कर दो, और फिर एक बार मिक्स करो क्वेश्चन, क्योंकि अगले सेगमेंट में हम चेंजेस इन इक्विटी के बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।